हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का एनसीईआरटी पेज 13 पर दिए हुए 3 प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझेंगे। आपको अगर जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था जिसमें पेज नंबर 10 के 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए थे या उससे भी प्रीवियस वीडियोस में अगर आपको किसी भी कंटेंट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 13 पे दिया हुआ ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर होता है वो कलर आखिरकार चेंज क्यों हो जाता है जब हम उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की कील डालते हैं, आयरन नेल उसके अंदर डिप कर देते हैं। बेटा ध्यान देना, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए या इस एक्टिविटी को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप एक लिंक देख लें जिसमें मैंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया है और उस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद में जब आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आपने एक्सपेरिमेंट ही देख लिया तो वो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। जस्ट आपने जो देखा है वही चीज़ें आपको बस वहाँ पर लिखनी है और इससे आपका आंसर बहुत ही आसानी से आप लिख पाएंगे। तो चलिए पहले तो आप उस वीडियो को देखें, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को ज़रा ओपन करें और देखें। उसके बाद में जो मैं बता रहा हूं अब उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। सबसे पहले इसमें बोला गया है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में करते हुए देखा कि जब हम आयरन नेल को यानी कि लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। क्या करते हैं? डिप करते हैं। लोहे की कील को जब हम डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर तो हम एक चीज़ अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सर एक चीज़ समझ में नहीं आई, उस एक्सपेरिमेंट को भी हमने देखा, पर आप ये बताइए हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल किस मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं, ये रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो तब तक आप लोग इतना समझें कि जो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो होता क्या है कि जो आयरन है यानी कि जो लोहा है वो क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? वो कॉपर से। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन, यानी कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। इसलिए ये क्या करता है, ये कॉपर को क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से अलग कर देता है। ध्यान देना, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को ये हटा देता है, उस सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट बचता है, उस सल्फेट के साथ जाकर के ये आयरन जुड़ जाता है और इस तरीके से ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। अब ये पहले जो कॉपर सल्फेट में जो ब्लू कलर था वो किसकी वजह से था? क्योंकि सल्फेट के अंदर कौन जुड़ गया था? पहले कॉपर जुड़ा हुआ था, इसलिए कॉपर अपनी प्रेजेंस की वजह से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा था। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि कॉपर कभी भी सल्फेट के साथ जुड़ता है तो उसका कलर आता है ब्लू, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि जब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, जब उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर हट गया है और आयरन आकर के सल्फेट के साथ में जुड़ गया है, तो ये जो सॉल्यूशन बन गया है आयरन सल्फेट, इसमें सल्फेट तो अभी भी है परंतु अब यहाँ पर कॉपर ना होते हुए अब यहाँ पर आयरन है और आयरन अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा ना कि किसी दूसरे की, ठीक है ना। तो आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी सल्फेट के साथ में बेटा किस कलर का दिखाना है? ग्रीन कलर। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप लोग देख लें। आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल देखा होगा तो आप लोगों को लास्ट में बताया है मैंने कि उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, लाइट ब्राउन हो जाता है। पर सर यहाँ तो ग्रीन बोला गया है,
तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो मैंने आपको जो लाइट ब्राउन जो कलर दिखाया है वो 1 डे का ओवरव्यू है, यानी कि एक दिन तक उसके अंदर जो रिएक्शन हुई है तो उसका कलर हल्का सा मटमैला हुआ है। अगर इसी रिएक्शन को लॉन्ग प्रोसीजर के लिए रख देते हैं, मान के चलिए 5, 7, 10 दिनों के लिए अगर अपन रख देते हैं, तो मे भी हो सकता है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। मैंने 5 या 7 या 10 दिनों के लिए मैंने इस रिएक्शन को होल्ड करके नहीं रखा है, मैंने केवल एक दिन का ये इसका रिएक्शन को चेक करके देखा था, तो उसका मैंने उस एक्सपेरिमेंट में कलर दिखाया है। बट ओरिजिनलिटी इसकी जो कलर की जो होती है, जहां पर हम जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं या जो भी केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का मिलता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इसमें आगे की समय मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, क्योंकि आयरन फिर अपनी प्रेजेंस उस सॉल्यूशन के अंदर शो करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये फेरस सल्फेट का ये सॉल्यूशन बनता है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि सर ये किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है। तो बेटा मैंने आपको बताया था, तो आप लोग जरा ध्यान से देखें, ये आयरन है, ये मोर रिएक्टिव है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें ये कॉपर है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब ये उसको हटा देगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और ये आयरन जाकर के इसके सल्फेट के साथ में सॉल्यूशन बना लेगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पिछले प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताई हुई है कि व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड मेक अ सॉल्यूशन एंड मेक अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि यहाँ में कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो गायब होता हुआ दिखेगा और उस ब्लू कलर की जगह पर हमें ग्रीन कलर आता हुआ दिखेगा। इससे हमको ये कंफर्मेशन होता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कलर चेंज होता है तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है, और इसमें तो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो जरा देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। और एग्जाम्पल होना क्या चाहिए, जो एक्टिविटी 1.10 के अंदर जो हमने एग्जाम्पल या एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी थी, उस वाले एक्टिविटी में दिया गया जो कंटेंट है उससे इतर, उससे डिफरेंट हमको क्या करना है, एक दूसरा एग्जाम्पल बताना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को मैं बताता हूं। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, तो सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है। इसका ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, जब ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करने के लिए मैंने प्लस का साइन लगाया है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इस चीज के अंदर आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ में क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने पर हमको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और यहाँ पर मिलता है सोडियम क्लोराइड। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और डिटेल में समझाओ। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो ये सोडियम जो ये मेटल होता है, ये कैल्शियम मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये सोडियम मेटल कैल्शियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब ये कैल्शियम जब यहाँ से ये हटेगा, जब ये कैल्शियम यहाँ से हटेगा तो ये सोडियम जाकर के क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, और इसीलिए ये अपना एक प्रोडक्ट बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरी बात, सर ये तो इधर से चला गया इधर, और तो फिर ये जो कार्बोनेट है ये अकेला रह जाएगा, और कैल्शियम पहले ही अलग हो चुका है, वो अकेला पहले ही घूम रहा है। तो दो अकेले सब्सटेंसेस, ये दोनों भी क्या करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे, क्योंकि ये कैल्शियम इतना तो रिएक्टिव अभी भी है कि ये कार्बोनेट के साथ में अपना ये जुड़ जाएगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और उसके साथ में एक प्रोडक्ट बना लेगा। ये हो गया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाला ये प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर ये जो सोडियम है, सोडियम ने कैल्शियम को डिस्प्लेस किया और उसका रिमेनिंग जो उसका सब्सटेंस था उसके साथ में उसने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया। और यहाँ से जो डिस्प्लेस्ड जो ये मेटल यहाँ से हटा है, उसने पहले वाले प्रोडक्ट के, पहले वाले रिएक्टेंट के रिमेनिंग के साथ में अपना प्रोडक्ट बना लिया है।
तो बेटा आप लोगों को अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड दे रिएक्टेंट्स एक्सचेंज इट्स आयंस, यानी कि जो ये रिएक्टेंट्स हैं ये अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब बेटा एक और चीज़ ध्यान से समझना, एक तो सबसे पहला किसी भी रिएक्शन को लिखने से पहले आप लोगों को केमिकल फार्मूला आना चाहिए, तो वो कंपलसरी है। पहली बात, एक बच्चे की डिमांड आई है जिसने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सर आप हमको ये सिखाएं कि कैसे कोई केमिकल फार्मूला लिखा जाता है, जो कि टॉपिक है अपने क्लास 9th का चैप्टर 3 का। ठीक है, आप लोगों ने 9th नहीं पढ़ा प्रॉपर तरीके से, पर मैं इसके लिए आपके लिए अब अगला वीडियो उसी का बना दूंगा, जिसमें आप लोग ये सीख पाएंगे कि कैसे हमको कंफर्म होता है या कैसे हम किसी भी केमिकल फार्मूले को हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब जरा एक और चीज़ ध्यान देना, सबसे पहले तो आपका केमिकल फार्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए, दूसरी बात आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आपने कर लिया। अब सर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन अगर मेरे पास में 4 नंबर का आ जाता है, 4 नंबर का आ जाता है, तो केवल और केवल अगर मैं इस रिएक्शन को लिख के आऊँ तो क्या मुझे पूरे 4 नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे बेटा। पहले ही मैं बता रहा हूँ, इसको लिखना सही जरूरी है, पहली बात कंपलसरी तो ये है। अब जो इसमें जो कर रहे हो, जो हो रहा है, उस चीज़ को भी आप लोग लिख दो, उस चीज़ को भी आप लिखना सीखो। तो देखो ये क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो लिख दिया सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या हो रहा है, प्लस का मतलब रिएक्ट करेगा ये कैल्शियम क्लोराइड से, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ में ये रिएक्ट करेगा और हमको देगा क्या, ये एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अब बनेगा, यानी प्रोडक्ट बन रहा है। तो टू फॉर्म क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा, एंड सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड भी बनेगा। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से मैंने बता दिया है। अब जरा ध्यान से देखें, फिर मैंने बोला था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इस रिएक्शन के अंदर सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपने आयंस, कैल्शियम और क्लोरीन ये आयंस है, सोडियम और कार्बोनेट आयंस है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आयंस क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। और एक्सचेंज करने पर क्या बना रहे हैं, ये 2 नए कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये 2 नए कंपाउंड्स बना रहे हैं, और यही डेफिनेशन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो यहाँ पर हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें कौन किसके साथ में क्या कर रहा है वो भी लिख दिया, बाकायदा हमने केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन अपना क्लियर हुआ। अब अपन तो बच्चों ये रहा तीसरा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखें। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, हमको एक सब्सटेंस क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहले प्रश्न को गंभीरता से पढ़ा करो, उसके एक एक वर्ड का मतलब समझा करो, फिर क्वेश्चन को करने का प्रयास किया करो। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, हमें एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है, दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, जो क्या हो रहा हो उस सब्सटेंस को हमको आइडेंटिफाई करना है, जो क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो, एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, और ऐसे सब्सटेंस को भी आइडेंटिफाई करना है जो क्या हो रहा हो, रिड्यूस्ड हो रहा हो। इन फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर, यानी कि ये जो नीचे दी गई जो 2 ये रिएक्शंस हैं, इन 2 रिएक्शंस में से हमको ये सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस आगे जाकर के ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और कौन सा सब्सटेंस आगे जाकर के रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो उस चीज को हमको पहचानना है। बच्चों अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखा हो तो आपको पता है कि सोडियम यहाँ पर कैसा है, अकेला है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। अब अगर ध्यान दो तो ये सोडियम है, ये सोडियम में आगे जाकर के कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। ध्यान करो मेरा वो वाला लेक्चर जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया है। तो मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन हमेशा उनमें होता है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है और रिडक्शन हमेशा उन सब्सटेंसेस में होता है जिनमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो हम उसी प्रोसीजर को यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। सोडियम के अंदर ऑक्सीजन अभी जुड़ा नहीं है, जुड़ेगा और आगे जाकर के जुड़ गया है, तो यहाँ ये ऑक्सीडाइज हो चुका है।
परंतु हमसे पूछा क्या है कि ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस होगा, हो चुका है ये नहीं पूछा उसने पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो अगर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ध्यान दें, मैंने एक आपको हल्की सी ट्रिक बताई थी कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ा ना हो और आगे जाकर के अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम हमेशा पीछे वाले सब्सटेंस का बोल देते हैं कि क्या हो गया, उसका ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और बात, एक और चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखना कि मैंने कहा था एक और चीज़ कि कभी भी अगर ऑक्सीजन मतलब किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन हट जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, आगे जाकर के आपको ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है, मतलब प्रोडक्ट में है ही नहीं। इसका मतलब अब ये मत बोलने लगना सर ये इसके साथ में प्रोडक्ट में है, तो ये तो एक नया कंपाउंड बन गया है। समझ में आया? ये O2 था, अगर यहाँ पर अलग से एक प्रोडक्ट के रूप में O3 बन जाता, ओजोन बन जाता, तो हम मानते कि भाई इस ऑक्सीजन में एक अलग से ऑक्सीजन का एटम आकर के जुड़ गया है, तो हम बोलते कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसा तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें अलग से ना तो प्रोडक्ट दिख रहा है और ना यहाँ पर कोई ऑक्सीजन अलग से दिख रहा है। तो सीधी बात है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन में इंक्रीमेंट तो छोड़ो, यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 2 के 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ से गायब हो चुके हैं आगे जाकर के, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जाकर के खत्म हो गया है। बोल सकते हो कि ऑक्सीजन आगे जाकर के हट गया है, खत्म हो गया है। और ऑक्सीजन अगर आगे जाकर के अगर खत्म हो गया है तो रिडक्शन हो गया है, तो रिडक्शन किसका होगा, हमेशा पीछे वाले का, तो इसका होगा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको 2 एटम्स के रूप में दिख रहा है, आगे जाकर के आपको प्रोडक्ट में O3 या अकेला O प्रोडक्ट के रूप में नहीं दिख रहा है। अब आप इससे कंपैरिजन मत करना, ये तो ऑलरेडी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में अटैच होकर के इसने एक नया कंपाउंड बना लिया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको अलग से ना तो O दिख रहा है कि भाई इसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया और एक सिंगल O दिख गया हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा, ना यहाँ पर आपको O3 दिख रहा है मतलब इसमें एक और ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना। तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे, यहाँ पर दोनों के दोनों एटम्स इस ऑक्सीजन में से हट गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है, और रिड्यूस हो गया है तो हमेशा रिडक्शन किसका होता है, पीछे वाले का, तो ये क्या होगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, अब फिर से ध्यान देते हैं, अगला रिएक्शन बोला गया है, अगले रिएक्शन के अंदर क्या बोला गया है, अगले रिएक्शन के अंदर बोला गया है, ध्यान दें कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है, और आगे जाकर के हमने देखा कि यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन हट गया है, इसका मतलब आगे जाकर के ऑक्सीजन हट रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो सर रिडक्शन इसका हो चुका है, पर किसका होगा पूछा क्या जाता है, हमेशा हमेशा पेपर में ये पूछा जाता है कि किसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा, हो चुका है ये कभी नहीं पूछा जाता। तो आप जी देख रहे हैं कि इसमें आगे जाकर के ऑक्सीजन हट चुका है, यानी रिडक्शन इसका हो चुका है, तो एक्चुअली में किसका होगा रिडक्शन, पीछे वाले का होगा। और आपको इतनी बातें अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप हमेशा ये देखें कि जिसमें से भी ऑक्सीजन हट जाता है हम हमेशा उसके पीछे वाले को बोल देते हैं कि इसका हो गया है रिडक्शन, क्योंकि पेपर में हमेशा ऐसे पूछा जाता है। मैंने तो आपको सरल भाषा में दोनों तरीके समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर ये रिडक्शन हो चुका है और यहाँ पर अभी हुआ नहीं है, आगे जाकर के होगा। इसीलिए प्रश्न में अगर हिंदी में अगर पूछा जाता कि किसका रिडक्शन होगा तो इसका होगा, किसका रिडक्शन हो चुका है तो इसका हो चुका है। पर पेपर में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछते, वो सीधा बोलते हैं कि आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो आप बता सकते हैं कि भाई आगे जाकर के ऑक्सीजन हट रहा है तो पीछे वाले का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जो अच्छा इसके बाद में अब हाइड्रोजन को और देखो, तो देखो हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन में कुछ भी जुड़ा नहीं हुआ है, हाइड्रोजन अकेला है। और हाइड्रोजन में आगे जाकर के हमने देखा, हाइड्रोजन में आगे जाकर के हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है। हाइड्रोजन में आगे जाकर के आपने देखा कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन में आगे जाकर के ऑक्सीजन जुड़ चुका है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा
तो पीछे वाले का यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। सर एक छोटा सा डाउट था, मैंने कहा क्या सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो एक तो ऑक्सीजन के आधार पर हमने पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। पर सर हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी, मैंने कहा यार कौन सी पढ़ ली तुम लोगों ने, तो आप बोलोगे सर हमने एक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बात समझना गंभीरता से मैं क्या कह रहा हूँ। तो सर देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो सर यहाँ तो रिडक्शन हो गया, आपने ऑक्सीडेशन कैसे लिख दिया? बेटा आपने गलत समझा, सही समझो आप। हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे सब्सटेंस में जाकर के जुड़े या जो हाइड्रोजन जो पहले है अगर उसमें से हटता हुआ दिखे तो तुम्हारी पॉलिसी हाइड्रोजन के हिसाब से चलेगी। 2-3 डेफिनेशन होती है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानने की, एक ऑक्सीजन को जोड़ने और हटाने पर, एक हाइड्रोजन को जोड़ने और हटाने पर, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने और हटाने पर। ठीक है, आप जरा ये देखो यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। तो हाइड्रोजन, ध्यान देना, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम्स के साथ में है, यहाँ पर भी 2 एटम्स के साथ में, तो इस बात की गारंटी होगी कि सर हाइड्रोजन किसी भी प्रकार से कम तो नहीं हुआ। और एक और चीज देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन इंक्रीज भी नहीं हुआ। जब हाइड्रोजन इंक्रीज नहीं हुआ, हाइड्रोजन डिक्रीज नहीं हुआ, तो फिर हाइड्रोजन के जुड़ने से और घटने से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते? अगर यहाँ पर H2 की जगह, यहाँ H2 था और फिर यहाँ पर H3O आता तो बात गंभीर होती। पूछो कैसे? कि सर देखो इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, पर इस प्रकार का कोई कंपाउंड होता है क्या H3O? कुछ भी बत्ती देना है बस। मैं तो जस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि अगर मान लो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन होता और यहाँ पर H3 हो जाता, H3 नाम का कोई कंपाउंड, भाई मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो बताना कमेंट में, है ना। तो H3 नाम का कोई अगर कंपाउंड होता तो उसमें हम क्या समझते कि सर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और इसी वाले रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट बना तो उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो गया आकर के, तो इसलिए इसका हो गया रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो इसका हो गया रिडक्शन, तो रिडक्शन इसका मानते हैं हम, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, ऐसा इसमें नहीं हुआ है, हाइड्रोजन जितना था उतना ही है। हाइड्रोजन में ना तो इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ, तो भाई आप कैसे हाइड्रोजन वाली डेफिनेशन से इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फॉलो करोगे? ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, इसमें तो केवल चेंज ये हुआ है कि इसमें एक दूसरा एलिमेंट आकर के जुड़ गया है, वो एलिमेंट है ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम जब हाइड्रोजन में आकर के जुड़ गया, जबकि हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन को हाइड्रोजन वाले डेफिनेशन से नहीं देखेंगे, इसमें केवल ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, इसलिए ऑक्सीजन वाले डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो अलग अलग प्रकार का दिमाग लगाते हैं, सारी डेफिनेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं, अरे यार इसमें तो दिक्कत हो गई, इसमें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, तो फिर बताओ ऐसा ही इसमें क्यों हुआ? भाई सीधी सी बात है, इसमें हाइड्रोजन में चेंज ही नहीं हो रहा, तो ना तो एडिशन हुआ ना रिमूवल हुआ, तो हाइड्रोजन की डेफिनेशन फॉलो ही नहीं होगी। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा नहीं था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, अब इसमें नया ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की डेफिनेशन फॉलो होगी, कॉमन सेंस। ठीक है भाई, देखो मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात। अब जो हमने किया उसी चीज को दिखाया है। पहले वाले में सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ था तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ था तो ऑक्सीजन, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, क्यों ऑक्सीडाइज्ड हुआ था? क्योंकि उसने ऑक्सीजन ले लिया था, और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हुआ तो उसमें क्या लिखा है? ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड। दूसरे वाले में देखो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, अच्छा ठीक है, और रिड्यूस्ड होकर के किस में रिड्यूस हो गया था? वो कॉपर में, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो पानी के रूप में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर ऑक्सीडाइज
हो चुका है। यही चीज़ें जो हमने बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार का पिन पॉइंट तक का भी डाउट ना रह जाए, सारी क्लियर करने का प्रयास किया है। आप लोगों को फिर भी कोई अगर डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट करें। आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बेटा जब आप ऐसा करते हैं आप लोगों के जितने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उतना हम लोगों को अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए और बेटर से बेटर हम एफर्ट करें। ठीक है, और ये शेयरिंग सबसे ज़्यादा बेहतर उन बच्चों के लिए है जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, जो मेरे नियर बाई ऑफलाइन क्लासेस के नियर बाय नहीं रहते हैं। तो बेटा जो भी बच्चे इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को बस इतना ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दबा दीजिए शेयर बटन को, तोड़ दीजिए शेयर बटन को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए। देव कोचिंग क्लासेस आपको इसी प्रकार से आगे भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपको भेजता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।